Hello student, today I want to explain you something about new agriculture strategy in which I am explaining you about Green Revolutionary Program. This program was started in 1964 बाय द एफर्ट्स ऑफ एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी टाइम्स तक एग्रीकल्चर की फील्ड में है रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उनका ये कंक्लूजन रहा है कि अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में हम ये डिफरेंट टाइप्स के अगर प्रोविज़न को अडेप्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एफर्ट्स को चेंज करते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल्स कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है एटलीस्ट उसमें कुछ बेसिक इंप्रूवमेंट्स हो सके। तो इससे पहले हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी, और एटलीस्ट हमें फूड ग्रेन्स पे हमें इंपोर्ट पे ही डिपेंड रहना पड़ता था, और हमारी कंट्री में मतलब हमारी कंट्री अपनी खुद की डिमांड को भी फुलफ़िल नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो तीनों 5 ईयर प्लान्स थे इट इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन तीनों 5 ईयर प्लान में केवल मात्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जो थी वो हमारे जवाहरलाल नेहरू की कंसंट्रेशन थी, तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना बेसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर एम एस स्वामीनाथन ने कुछ जो है रिसर्च की, और रिसर्च के जितने भी एफर्ट्स थे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के, दिस आर नॉन एज न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। तो उसमें हम एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के नाम से उसको प्रोविजंस को हम जो है जानते हैं। अब इस प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ जो थी उसके जो मेन बेसिक एलिमेंट्स थे, वो मेन बेसिक एलिमेंट्स में इसमें सबसे पहले ये था कि इसमें जो सलेक्शंस किया गया था जो भी क्रॉप्स का, वो एक सेलेक्टेड क्रॉप्स थी, एटलीस्ट उनको इसके अंतर्गत सेलेक्टेड किया गया। उसके बाद इन पर HIV सीड्स पर इसमें जो है प्रेशर दिया है, केमिकल फर्टिलाइज़र पर, इरिगेशन फैसिलिटी पर, मल्टी प्रोग्राम्स पर, पेस्टिसाइड्स के। तो इन सब में जो है इस प्रोग्राम्स में इन पर प्रेशर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो आता है इम्प्रूव द HIV सीड्स प्रोग्राम्स की हमारी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू HYV सीड्स के यूटिलाइजेशंस पर जो है वो ज़्यादा प्रेशर दिया। इसमें सीड्स की एक ऐसी जो है वो प्रिपेयर की जाती थी, सीड्स की एक ऐसी क्वालिटी प्रिपेयर की जाती थी जिसमें जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जो थे वो मेरिट्स होती थी, अलग अलग टाइप्स की मेरिट्स से फिर अलग अलग टाइप्स के जो है वो दिए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शंकर बाजरा जवार, राइस में जया नाम का, जया और पद्मा, मैक्सिकन गेहूँ। तो ये जो सीड्स होते थे वो क्या होते थे, मतलब वैरायटी ऑफ उसमें क्वालिटीज़ होती थी, और क्वालिटी के थ्रू उनको अगर हम उन सीड्स का अगर हम यूज़ करेंगे हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी जो आएगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड आएगी। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र के यूजेस पर जो है वो मोर प्रेशर दिया है कि एटलीस्ट फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बिहाफ पे जो है प्रोडक्टिविटी जो होगी एटलीस्ट वो हमारी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट था मल्टी क्रॉप्स प्रोग्राम कि मल्टी क्रॉप्स प्रोग्राम में ऐसी क्रॉप्स का यूज़ किया गया है कि जो बहुत ही सेलेक्टेड टाइम पीरियड में जो है वो प्रिपेयर हो जाए, शॉर्ट टर्म में ही एटलीस्ट उनमें मैच्योरिटी आ जाए। तो ऐसे सीड्स का यूज़ कर करके और कम टाइम पीरियड में भी मैच्योरिटी लेकर के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का जो था वो मेन मोटिव्स था। उसके बाद आता है स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटी कि इस प्लानिंग में जिस प्रोग्राम्स को ऐड किया गया था वो था स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटी, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल लेवल के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है एटलीस्ट वो लॉन्च करे, और छोटे छोटे एरिया में जो है वो सिंचाई की जा सके, इरिगेशंस की जा सके, ऐसी प्लानिंग प्रिपेयर की जा सके ताकि उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो जो है इम्प्रूव हो। और जो हमारी रेन में जो है अनसर्टेनिटी रहती है, मानसून में अनसर्टेनिटी रहती है, एटलीस्ट उससे भी कहीं हद तक जो है सेफ्टी ली जा सकती है। तो स्मॉल लेवल के इरिगेशन प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च करवाना, इसका जो है वो मेन मोटिव्स था। नेक्स्ट था प्लांट प्रोटेक्शन कि जब तक प्लांट की प्रोटेक्शंस नहीं होगी तब तक जो है वो हमारी क्रॉप्स जो है वो बेटर नहीं हो पाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो इसमें यह प्रेशर दिया गया इस पे कि एटलीस्ट प्लांट प्रोटेक्ट हो, बाउंड्री हो, उसकी प्रॉपर सेफ्टी हो, और इस स्टाइल से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना था। उसके बाद है इंटेंसिव कल्टीवेशंस की एटलीस्ट एग्रीकल्चर की फील्ड में उतनी ही लेबर और उतनी ही कैपिटल का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए जितनी कि उस फील्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। एक्सेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने से उसका जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, और उसका हमें कोई जो है बेनिफिट्स जो है नहीं मिल पाता है। उसके बाद है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कि कंट्री में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सेटअप होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट वो जो है
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से क्या होगा कि एग्रीकल्चर के लिए जो इम्प्लीमेंट्स चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो मशीन्स चाहिए, एटलीस्ट वो एग्री जो है वो प्रॉपर वे में उसको मिल सके हम, और एग्रीकल्चर करने में हमें ये सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे तो एटलीस्ट जो है एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज़ होगी हमारी। उसके बाद है एग्रीकल्चर फाइनेंस फैसिलिटी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, ऐसे सेटअप किया है कि फार्मर्स को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, नाबार्ड से, इनसे जो है वो रैपिड रेट जो है बहुत हाई क्वांटिटी में इंटरेस्ट, हाई क्वांटिटी में लोन्स अवेलेबल हो सके बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो फाइनेंस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना भी इस प्रोग्राम का जो था वो मेन मोटिव था। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विसेज सेंटर्स, की एग्रीकल्चर की सर्विस देने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटर्स है एटलीस्ट उनका सेटअप करना चाहिए। ऐसे एग्रीकल्चर सेंटर के सेटअप करने से फार्मर की अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम्स होती है तो वो फार्मर के वहाँ सोल्व हो जाती है, और फार्मर को कुछ नॉलेज भी जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में, थियोरटिकल तो उसे होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो इन सेल्स के थ्रू उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग की फैसिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है, आउटपुट तैयार हो जाता है, बट फार्मर की बेसिक नॉलेज नहीं होती, उसे मार्केट प्राइस के बारे में कोई बेसिक जानकारी नहीं होती है। तो इसमें मार्केटिंग सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना और एक फेयर प्राइस जो है वो फार्मर को मिल सके, इस प्रकार के सिस्टम्स को इसमें इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट आता है लैंड रिफॉर्म की। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ना तो कोई लॉ है, ना किसी स्टाइल का कोई काम होता है, तो इसमें एक लैंड रिफॉर्म जो है लॉस प्रिपेयर किया गया हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें जो होता है कि एक सीलिंग का जो है, सीलिंग लैंड का जो डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है कि हर फार्मर के पास बस मैक्सिमम उतनी ही लैंड होनी चाहिए, उससे अगर एक्सेस में लैंड होती है तो उस लैंड को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है और वो उन फार्मर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लैंडलेस है या अर्बन रूरल एरिया में रह रहे हैं और पुअर फार्मर हैं। तो ये लो भी एक हद तक बेटर था, बट ये अप्रूव में ज़्यादा नहीं हो पाया। उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन नेसेसरी है। अगर सॉइल जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्टॉर्म, रेन वाटर या किसी के थ्रू चली जाती है तो एटलीस्ट वहाँ की जो है फर्टिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी लोअर हो जाएगी। तो सॉइल की प्रोटेक्शंस के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स इसमें लॉन्च किए गए। उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कर देना चाहिए बिफोर द हार्वेस्टिंग या बिफोर द सोइंग द सीड्स, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके कि गवर्नमेंट इस सपोर्ट प्राइस पर उनकी पूरी की पूरी क्रॉप्स को जो है वो परचेज कर लेगी। तो जो अनसर्टेनिटी रहती है एटलीस्ट वो रिड्यूस हो जाएगी और फार्मर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा उस मिनिमम प्राइस पर जो है वो करने के लिए। उसके बाद है स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर वीकर सेक्शंस, की अगर कुछ वीकर सेक्शंस के कुछ फार्मर्स हैं जिनकी अर्निंग बहुत लोअर है या जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत लोअर है या रिसोर्सेज बहुत लोअर है, तो ऐसे वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए ताकि उनको फ्री सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो है सब्सिडी पर लोन्स प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद आता है ड्राई फार्मिंग, कि गवर्नमेंट ने जो है वो ड्राई फार्मिंग पर जो है वो ज़्यादा प्रेशर दिया। ड्राई फार्मिंग से ये होता है कि बहुत ही मिनिमम जो होता है स्कैंटी रेन वाटर जो जहाँ होता है एटलीस्ट वहाँ भी एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकती है, उस एरिए में भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऊष्मा कृषि के नाम से या सूखी खेती के नाम से कहते हैं। तो इसके लिए वैसे ही सीड्स चाहिए जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो बहुत लोअर होती है, और इससे डेजर्ट में भी जो है वो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकती है। तो गवर्नमेंट ड्राई फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। उसके बाद आता है क्रॉप इंश्योरेंस। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। क्रॉप इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आप सीड सोइंग की टाइम आता है एटलीस्ट उसी टाइम आप अपने क्रॉप्स का एक इंश्योरेंस करवा सकते हो कि इन फ्यूचर अगर किसी स्टाइल से कोई डैमेज हो जाता है क्रॉप्स में तो गवर्नमेंट आपको फुलफ़िल करेगी आपका जितना भी लॉस होता है। तो ये भी जो था अब रिसेंट ईयर्स में ही चल रहा है। अभी सभी लोग अपनी क्रॉप्स का जो है इंश्योरेंस करा देते हैं, अगर डैमेज हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको क्लियर कर देती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्मा एक्टिविटीज़, की जो नॉन फार्मा एक्टिविटीज़ होती है कि जिनमें एग्रीकल्चर के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशिंग है, अदर्स जो है ये रियरिंग, ऐसे प्रोग्राम्स जो है उनको लॉन्च करना भी गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि इस प्रकार के अगर सब प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं तो फार्मर को जो है थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ से भी अर्निंग सिस्टम्स जो है उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको भी कुछ वहाँ से मिल सकता है।
तो ये जो एफर्ट्स थे वो गवर्नमेंट के थ्रू लगाए गए और इनमें सारे ये प्रोविजंस ऐड किए गए। अब है अचीवमेंट की, रियल में क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो इस प्लानिंग्स के थ्रू हुआ। तो फर्स्ट अचीवमेंट जो इस प्लानिंग के थ्रू हुआ वो है इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स की। हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत हाई लेवल पर हुआ कि 5 ईयर और 10 ईयर में ही हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये एक मेन अचीवमेंट था इस प्लानिंग का। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी का एक्सपेंशन बहुत लार्ज स्केल पर हुआ। स्मॉल और बिग जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, डिफरेंट टाइप्स के कैनल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुए और एग्रीकल्चर फैसिलिटी जो है उसका एक्सपेंशन हो गया और एवरीवेयर जो है आपको एग्रीकल्चर का कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आया। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से ग्रोथ रेट में भी बहुत बेसिक इंप्रूवमेंट हुआ। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका हम एक्सपोर्ट करने लग गए और हमारे एक्सपोर्ट में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो था आफ्टर 1965 जो है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ। एग्रीकल्चर फील्ड में जो केमिकल फर्टिलाइज़र पहले यूज़ ही नहीं किए जाते थे, ओनली मैन्योर का यूज़ होता था, ट्रेडिशनल मैन्योर का, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बिहाफ पे भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हुई थी और केमिकल फर्टिलाइज़र से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम इम्प्रूव हुई। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट किया, जहाँ पहले ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर होती थी। आफ्टर दिस प्लानिंग या प्रोजेक्ट या स्ट्रेटेजी जो है वो मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट किया, मैकेनाइजेशंस को अडेप्ट किया और जो जितनी भी एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस थी एटलीस्ट वो मशीन के थ्रू हैंडल की जाने लगी। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, पंप सेट्स, इनका यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। साइंटिफिक एग्रीकल्चर की पहले एग्रीकल्चर इसी स्टाइल से हो जाती थी, किसी स्टाइल का कोई भी उसमें जो है ये नहीं देखा जाता कि एग्रीकल्चर कैसे की जा रही है, लेकिन इसके बाद जो था वो पूरा एक मेथड और एक प्रोसेस को अडेप्ट करने लग गई कि सीड्स कितने डेप्थ पे जाके सोइंग किया जाएगा, वाटर कितना टाइम्स पीरियड बाद दिया जाएगा, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वीड्स को किस स्टाइल से रिमूव करना है, तो सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलने लगा। चेंज इन एटीट्यूड, फार्मर का एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले जहां वो एग्रीकल्चर इसलिए करता था कि एटलीस्ट वो अपने कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर सके, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसका हो गया है कि एटलीस्ट उसकी अर्निंग भी स्ट्रांग हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो, उसके पास थोड़े से कैपिटल रिसोर्सेज जो है वो जनरेट हो। उसके बाद है बेटर इनपुट्स की, पहले जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड के इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब जो है वो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स जो है वो आपको ईजी गोइंग अवेलेबल होने लगे। जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, एटलीस्ट उनका प्रोडक्शन जो है वो हाई लेवल पर इंक्रीज़ हुआ। बेटर यूटेज ऑफ इनपुट, तो उन इनपुट्स का यूज़ जो है एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छे से किया जाने लगा। गवर्नमेंट जो है उसने सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में एक फार्मर जो है वो मोटिवेट होता है, इंकरेज होता है और मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शंस करता है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जहाँ पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती थी और रूरल एरिया से मंडी तक लाने के लिए, मार्केट तक लाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलते थे, अब रैपिड रेट से जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो रूट्स के एटलीस्ट वो अवेलेबल हो जाते हैं और आप अपनी फसल को कभी भी कहीं ला सकते हो। वाइट रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। वाइट रिवोल्यूशन में रैपिड रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जो है रैपिड रेट से इंक्रीज़ हुए। एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग प्रोग्राम्स की वजह से डेयरी प्रोडक्ट जो है या डेयरी इंडस्ट्री जो है या वाइट रिवोल्यूशन है वो रैपिड रेट से इंक्रीज़ हुई है। और उसके बाद इंक्रीज़ इन द यूजेज ऑफ इम्प्रूव सीड्स, अब रिसेंट टाइम में फार्मर जो भी यूज़ करता है वो HYV सीड्स का ही यूटिलाइजेशन करता है। तो ये जो थे वो इस पॉलिसी के जो थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। उसके बाद आता है कि एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन, एग्रीकल्चर जो है वो एज ए प्रोफेशन लगने लग गया। अब पहले फार्मर जो था वो इसी स्टाइल से कि ठीक है मुझे किसी ऑक्यूपेशन को अडेप्ट करना है तो एग्रीकल्चर करता था, बट अब वो इसको अपना एक प्रोफेशन मान करके करता है, बेटर टेक्निक को यूज़ करता है और अच्छे रिजल्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज जो है इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज का एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ जो है होने लगा। उसके बाद है प्रोडक्शन जो पर हेक्टर है वो इम्प्रूव हो गया। आप डेटास को चेक कर रही है कि 1965 के डेटास को लीजिए और रिसेंट टाइम के डेटास को लीजिए तो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी जो थी वो
इन न्यू टेक्निक्स के अडप्ट करने के बाद, साइंटिफिक मेथड, इरिगेशन फैसिलिटी, इन सभी इंप्रूवमेंट के बाद जो है वो पर हेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ या प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो जो है वो इम्प्रूव हो गई। उसके बाद है रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है, पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पाता था। रिसेंट टाइम में एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोड्यूस किया गया रॉ मटेरियल वो एनी टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जो वो अवेलेबल है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन बहुत हुआ ताकि डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप डिजीज़ होती है एटलीस्ट उनसे भी जो है वो हमारी सेफ्टी हो गई है। अब क्या क्या फेलियर्स रहा कि ये प्लानिंग्स जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन क्यों नहीं रही, तो उसके पीछे है कि कवर द फ्यू क्रॉप्स, इसने कुछ ही क्रॉप्स को कवर किया। फॉर एग्जांपल वीट और राइस पर इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा था और डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स थी जैसे ऑयल सीड्स वगैरह है, कॉटन है, जूट्स वगैरह, इन पर इसका इतना ज़्यादा मोर प्रेशर नहीं था। तो ओनली फूड ग्रेन्स पे प्रेशर देने की वजह से इसका जो रिजल्ट आया वो इन दोनों में ही पॉजिटिव आया। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुई है क्योंकि इस प्लानिंग का जो ज़्यादा जो रिज़ल्ट अच्छे थे वो केवल मात्र बड़े फार्मर्स को इसके ज़्यादा रिजल्ट मिले। जो फार्मर जो रूरल एरिया में लैंडलेस फार्मर है एटलीस्ट इसको इस प्लानिंग से किसी स्टाइल का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ सोसाइटी में भी डिफरेंट हो गया, फार्मर के बीच में भी जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ वो इंक्रीज़ हो गई। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, मशीनों का एडप्टीकरण हो गया, इक्विपमेंट से अगर आप टोटल आप काम करोगे तो जो है वो लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो नहीं करने की वजह से रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। रीजनल डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज़ हुई क्योंकि जिस स्टेट ने इसको बहुत अच्छे से अडप्ट किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के अडप्ट किया, एज इट इज़ अडप्ट किया, एटलीस्ट वहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हुए। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में देख लीजिए तो अच्छे इसके रिजल्ट मिले, पंजाब हरियाणा इधर अच्छे देखने को मिले। राजस्थान और बिहार में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ उन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स के साथ इसको अडप्ट ही नहीं किया। तो एक कंट्री के अंदर ही जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है वो क्रिएट हो गई। माइग्रेशन फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़, और जब सक्सेसफुल नहीं रहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में तो पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर आ जाती है। और यही इस प्लानिंग के बिहाव पे हुआ कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी रिजल्ट इतना ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। शॉर्टपुट ऑफ इनपुट्स, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ करने के लिए सीड्स वगैरह सब यूजेज अगर इंक्रीज़ हो गया तो उनकी शॉर्टेज हो गई क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमिक में इनका पॉसिबल नहीं था, तो हमें इम्पोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ा। इंपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जो हम बहुत पहले बहुत कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स जो है वो इंपोर्ट करते थे, अब ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से उनका जो इंपोर्ट है ज़्यादा करना पड़ा, टेक्निक्स को ज़्यादा लेना पड़ा, स्पेशलिस्ट की सर्विसेज हमें ज़्यादा हायर करनी पड़ी। उसके बाद है जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो अब क्रॉप से प्रिपेयर होती है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, उसमें न्यूट्रिशन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन हमारी क्रॉप्स में करेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशंस जो होंगे वो लोअर हो जाएंगे। और ये रिसेंट टाइम्स की जो रिसर्च है एटलीस्ट उसने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने जो भी इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस था एटलीस्ट उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया कि पहले भी इस प्रकार का अगर प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ तो उसकी सक्सेस ज़्यादा नहीं रही, तो इस वजह से ये प्लानिंग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी वो आधी तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के मैनेजर थे उनकी जेब में चली गई, जो लॉन्स जो गवर्नमेंट ने दिए वो उनकी रिकवरी हुई या नहीं हुई उनको बैड डेट्स में शो कर दिया गया, तो करप्शन जो था वो हाई लेवल पर इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब रीज़न थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में सक्सेसफुल नहीं रही। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया।